चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। देखो सुनो, कोई भी जनरल वेक्टर आप आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्मेट में लिखते हैं, जहां पर ये एक्स वाई जेड हमारे पास इसके स्केलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जिन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह देते हैं। अगर इनके साथ आई जे के लग जाए तो ये कहलाते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। ए बी वेक्टर मतलब वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, उसको हम बोलते हैं ए बी वेक्टर। हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर और ये इस पे परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। यानी कि यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई जे के क्या है? दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर को समझने के लिए हमें जरूरत होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को समझने की। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब है एक तरीके से लेंथ ऑफ वेक्टर। जैसे आपके पास लिखा है, मान लीजिए एक्स आई, वाई जे और जेड के, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, मतलब इस वेक्टर की लेंथ, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम करके अंडर रूट ले लेंगे, तो वो हमारे पास इसका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो वो कहलाता है हमारे पास क्या? यूनिट वेक्टर। और उसे हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है जी, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि आपको कोई भी एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड n हो, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 11, 7 कुछ भी, तो हम क्या करेंगे? n इंटू ए कैप फाइंड आउट कर देंगे। मीन्स मान लीजिए आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, सपोज करो मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया है कि मेरे पास ए वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और मैंने कहा भाई इसका यूनिट वेक्टर निकालो, ए कैप मतलब, तो आपको फार्मूला पता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो 16 और 4 20 और 9 29, रूट 29 हो गया। हाँ भाई, वो हमारे पास कितना हो गया? रूट 29 आ गया हमारे पास। अब अगर ये हमारे पास रूट 29 आ गई वैल्यू इसकी, तो हम ये कह सकते हैं 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन रूट 29। 2 अपॉन रूट 29i, 3 अपॉन रूट 29j और 4 अपॉन रूट 29k। ये तो हो गया जी हमारे पास यूनिट वेक्टर। लेकिन उसने कहा हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मान लो 7 या 11 या 5 या 9 या 15, कुछ भी मान सकता है। मान लीजिए मुझे निकालना है 11, मैग्नीट्यूड क्या चाहिए मुझे? 11, तो 11 इंटू ए कैप कर देंगे हम, 22 अपॉन रूट 29 आई कैप, 33 अपॉन रूट 29 जे कैप और 44 अपॉन रूट 29 के कैप। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास? 11 है। बात समझ में आ गई जी? इसके बाद आप देखें, आपको अगला टॉपिक लिखवाया हुआ है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। जी हाँ सर, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है?
हाँ जी सर, मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए अगर हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पलट देते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाता है। कि अगर ये ए बी वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, और अगर हम इसे लिख दें बी ए वेक्टर, तो याद रखना ए बी वेक्टर कभी भी बी ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता। जैसे हम क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल में साइडों के नाम ए बी बी ए लिख दिया करते थे, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, इसे आप लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। ठीक है जी, डायरेक्शन चेंज हो जाती है इस केस में हमारे पास। बात क्लियर हो गई? यस सर। आगे चलते हैं। इसके बाद नेगेटिव ऑफ वेक्टर के बाद आपने लिखा हुआ है, अगला टॉपिक है इक्वल वेक्टर्स। अब ये इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, ध्यान से सुन लें। दो वेक्टर आपस में इक्वल सिर्फ तब कहलाते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपके पास पहला वेक्टर है ए वेक्टर, a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी वेक्टर आपके पास है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो हम ये कह सकते हैं कि a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर ओनली व्हेन a1 इक्वल a2, b1 इक्वल b2 और c1 इक्वल c2। यानी कि अगर इनके स्केलर कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे, नहीं तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। बात क्लियर होगी जी यहाँ तक? इसके बाद अगला टॉपिक आपके पास है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम? एडिशन ऑफ वेक्टर को हम रिजल्टेंट भी बोल देते हैं। टॉपिक है सर आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसे कि हम ट्राइंगल लॉ का नाम भी दे देते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है और यहां से ये दूसरा वेक्टर है, ए बी वेक्टर, और ये बी सी वेक्टर। इसे ए कह दिया और इसे बी कह दिया मैंने। ठीक है जी, तो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को अगर जोड़ दिया जाए तो ये इसका रिजल्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है जी इसका? अगर वो आपसे कह रहा है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मतलब है दोनों का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो याद रखना ए सी वेक्टर बराबर होता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है जी, ए बी और बी सी को जोड़ दूं तो ए सी वेक्टर आ जाता है। चाहो तो इसे उधर ले जाओ, माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस ए सी को सी ए लिख दो, बात एक ही है, सारी टर्म्स एक ही कहलाती है। तो ये होता है हमारे पास ट्राइंगल लॉ। एडिशन होता कैसे है? आई में आई जोड़ते हैं, जे में जे जोड़ते हैं, के में के जोड़ते हैं। अगला हमारे पास आ जाती है पैरेललोग्राम लॉ, जिसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर तो यह है ए बी वेक्टर, यहां से दूसरा वेक्टर यह है बी सी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर इधर ले लिया हमने, तो जितना ये है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है तो इसे भी बी वेक्टर ही कहूंगा मैं, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन में। ये अगर ए वेक्टर है हमारे पास तो इसी डायरेक्शन में दूसरा ले लिया, ये भी क्या कहलाएगा? ए वेक्टर। इसे जोड़ दिया मैंने। अब ध्यान से देखो कि ये दो ट्राइंगल बन गए, इसमें पहला ए दूसरा बी है, इसमें पहला बी दूसरा ए है। तो अगर मैं इसमें एडिशन लॉ लगाऊं, ये ट्राइंगल लॉ, तो ये हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये हुआ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। ये कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी कि अगर आप पहले में दूसरा वेक्टर जोड़ लो या दूसरे में पहला वेक्टर जोड़ लो, रिजल्ट आपको हमेशा सेम मिलेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो कौन सी है जी? मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर है मेरे बच्चे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दो को जोड़ के उसमें तीसरा जोड़ दो, या पहले को बाकी दोनों के सम में जोड़ दो, रिजल्ट आपको हमेशा सेम मिलेगा। ये कहलाती है हमारे पास क्या? एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कुछ नहीं होता, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो उसको हम जीरो वेक्टर का नाम दे देते हैं। बेसिकली इसके अंदर 0i, 0j और 0k होता है हमारे पास। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 दे दिया ना कभी भी आपको, तो इसका मतलब वो वेक्टर जीरो वेक्टर है। ठीक है जी, अगर कोई वेक्टर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, और अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो वो वेक्टर अपने आप में एक जीरो वेक्टर हो। क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 सिर्फ तभी आ सकता है जब तीनों कंपोनेंट 0 हो। क्योंकि अगर एक भी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर गया तो उसे खत्म करने के लिए नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता उसके अंदर कुछ भी, क्योंकि फार्मूला होता है √x² + y² + z²। तो इसी वजह से तीनों जब 0 होंगे तब जाके वो जीरो वेक्टर बनेगा, नहीं तो वो जीरो वेक्टर हमारे पास नहीं बनेगा। अगला टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। जब हम किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी स्केलर से करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक स्केलर है लैम्डा, तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इंटू ए वेक्टर। क्योंकि ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद उसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। इधर इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, तो इस वेक्टर इस कांस्टेंट पे एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान लगाना जरूरी है। नहीं तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो वो प्रोडक्ट राइट हैंड साइड वाली नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें इसके ऊपर ही एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा के चलना होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता है हमारे पास, तो इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये पैरेलल कोलिनियर वेक्टर क्या है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। अभी एग्जाम में हमारे यहाँ क्वेश्चन भी आया पैरेलल कोलिनियर का, तो उसमें कुछ कंडीशन लगाने के बाद ऐसा बन रहा था 3/2 - 3/2 = 1/λ। अब कुछ बच्चे इतने गधे हैं कि वो -3/2 और 3/2 को इक्वल करने में लगे पड़े। अरे भाई, ये तो किसी भी सूरत में इक्वल नहीं हो सकते, चाहे लैम्डा को आप धरती आसमान पाताल कहीं से खोद के ले आओ। क्या आप 3/2 को -3/2 के इक्वल कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर। ये बात तो आप क्लास 10th में भी सीख कर आए थे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले केस में, कि x की वैल्यू या k की वैल्यू निकालिए जब जो है दी हुई इक्वेशंस के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। आपने a1/a2 b1/b2 c1/c2 लगा दिया, वो इक्वल रखने के बाद देखा दो नॉट इक्वल आ रहे, तो उन्हें तो इक्वल कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ k। वही सेम कंसेप्ट तो यहाँ अप्लाई हो रहा। जरा सा क्वेश्चन पलटा नहीं, बुद्धि पलट जाती है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कहीं भी दुर्घटना हो, क्योंकि सावधानी हटी और क्या घटी, दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना को घटने ना दें, सावधानी पूरी बरतें। तो बात कर रहे थे पैरेलल और कोलिनियर की कंडीशन की, ध्यान से सुन लो। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है a1i b1j c1k, दूसरा वेक्टर है a2i b2j c2k। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल कोलिनियर सिर्फ तब होंगे जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल हो। सबसे मेन कंसेप्ट यही है, यही आपको याद रखना है, यही आपको अप्लाई करना है कि रेशियो सेम आनी चाहिए। कुछ कंसेप्ट इस चैप्टर के ऐसे हैं जो चैप्टर 11 में भी यूज होंगे, और चैप्टर 11 एक ऐसा चैप्टर है जो बिना चैप्टर 10 के होने का नहीं। ये बेसिक है सारा इसके अंदर आपके पास। दूसरी कंडीशन होती है कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का इक्वली मल्टीपल दिखा दें, मतलब ए वेक्टर इक्वल λb या बी वेक्टर इक्वल λa। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर है और दूसरे वेक्टर में से कुछ कॉमन लेके पहला वेक्टर बन रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों कोलिनियर है। आपको मैंने एक एग्जांपल भी नोट करा रखा है जिसमें -2 कॉमन लेने के बाद वो बी वेक्टर ए वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, तो बी वेक्टर इक्वल्स टू -2 × ए वेक्टर। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए,
कोलिनियर हो गए। अगली हमारे पास है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो याद रखना उसकी कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना 0। बात क्लियर हो गई? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना 0। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स हमारे पास कैसे होंगे परपेंडिकुलर, अगर ये सम 0 आ जाए। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक ओके है बात? इसके Yes, बाद sir. हमारे पास हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है वो है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कि हम किस तरीके से उसे फाइंड आउट करते हैं, क्या तरीका है हमारे पास। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट P है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट Q है x2 y2 z2। आपको सपोज करिए कि PQ वेक्टर निकालना है या QP वेक्टर निकालना है। अगर PQ निकालना है तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए IJK लगा दो पॉइंट के साथ, मतलब x2i प्लस y2j और प्लस z2k, फिर माइनस, जी हाँ, फिर माइनस कितना x1i y1j z1k। अब आप कॉमन ले लीजिए i वालों में से i, x2 माइनस x1i कैप, y2 माइनस y1j कैप, z2 माइनस z1k कैप। ठीक है जी। अगर मुझे निकालना है QP वेक्टर तो मैं P में से Q माइनस करूंगा, बाद वाले में से पहले वाला, P में से Q। तो x1 माइनस x2 i कैप, y1 माइनस y2 j कैप और z1 माइनस z2 k कैप, और यह आपके पास QP वेक्टर आ गया। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं? मान लीजिए आपके पास कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है और उसने आपसे कहा कि उसके डीआरएस निकाल लो। अरे भाई स्केलर कंपोनेंट ही डीआरएस होते हैं। बच्चे पता नहीं क्या जुगाड़बाजी लगाने में लग जाते हैं कि उसके अंडर रूट से, स्क्वायर से, फलाने से, डिवाइड से, इससे उससे। जो डीआरएस है यही तो हमारे पास जो इसके स्केलर कंपोनेंट है a1 b1 c1, यही तो डीआरएस कहलाते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एबीसी से। तो मान लीजिए आपके पास अगर एक वेक्टर है आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आपसे ये कहा जाए कि भाई इसके डीआरएस निकालने एबीसी, तो जो एक्स वाई जेड है इसके स्केलर कंपोनेंट्स यही क्या है डीआरएस है। बात समझ में आ गई? इसे ही Yes. डीआरएस कहा जाता है। तो ये तो हमारे पास हुआ किसकी हेल्प से, व्हेन एनी वेक्टर इज गिवन। अगर 2 पॉइंट आपके पास हैं और आपको डीआरएस निकालने को कह दिया जाए, अरे भाई हमने तो ये पढ़ रखा है कि 2 पॉइंट से वेक्टर ऐसे निकलता है और जो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स हैं वही डीआरएस कहलाते हैं। तो फार्मूला तो सामने ही रखा, PQ वेक्टर के डीआरएस निकालने तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो अगर मुझे 2 पॉइंट की हेल्प से वेक्टर निकालना आता है तो मैं डीआरएस का फार्मूला अलग से याद क्यों करूं? भाई मेरे को पता है कि जो वेक्टर निकलेगा उसी के स्केलर कंपोनेंट को डीआरएस कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर उसे ही हम डीआरएस कहेंगे तो इसका मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 PQ के डीआरएस हो गए, अगर P और Q पॉइंट हमें पता है। ठीक है जी, ये टॉपिक है हमारे पास डीआरएस का। इसके बाद आपके पास अगला टॉपिक है, आप ध्यान से देखें, डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ध्यान से सुन लीजिए। आपने अभी अभी पढ़े डायरेक्शन रेशियोज एबीसी, केबीसी नहीं, कभी कौन बनेगा करोड़पति समझ लो, एबीसी। अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन डीसीज, जिसे हम एलएमएन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको एबीसी दे रखे मान लो और आपसे यूं कह दिया जाए कि आपको एलएमएन निकालने हैं, तो एल का फार्मूला ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम का फार्मूला बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
और n का फार्मूला c/√a² + b² + c²। ये है हमारे पास। l का फार्मूला, m का फार्मूला और n का फार्मूला। आप एक चीज ध्यान से देखो कि ये मुझे यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स लग रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी वेक्टर के डीसीज निकालने हैं तो आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। उस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे ना वही डीसीज होंगे। बात समझ में आ रही है? डीसीज क्या है हमारे पास? डीसीज आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। कभी भी गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो यानी कि एक और बात समझ में आई कि एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल्स टू क्या? यूनिट वेक्टर। क्या है ये? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का √1 होगा। तो यहां से कंडीशन आई l² + m² + n² = 1। याद रखेंगे आप ये बात। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? अगर आपको DRS गिवन है तब तो ये फार्मूला। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, कोई बात नहीं, 2 पॉइंट हैं तो हम DRS निकाल सकते हैं। ABC निकल जाएगा। जैसे ही ABC मिल गया एट वंस आप यही वाले 3 फार्मूले लगा देना तो डीसीज आ जाएंगे। अब बच गया एक तरीका और, व्हेन एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर गिवन। कई बार होता है कि क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि दिस वेक्टर मेक दिस एंगल विद x एक्सिस, दिस एंगल विद y एक्सिस, दिस एंगल विद z एक्सिस। तो वो कहलाते हैं अल्फा बीटा गामा। ऐसा एक क्वेश्चन एसडी पब्लिक के पेपर में आया भी था कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद y एक्सिस। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो उसके अंदर ऐसे ही होना था, 30 डिग्री एंगल दे रखा है आपको y के साथ, तो x के साथ 60 हो गया, z के साथ 90 हो गया। अल्फा बीटा गामा मिल गए, LMN निकाल लो और LIMJNK की फॉर्मेट में लिख दो, आंसर आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। ठीक है जी, इजी सा। तो फार्मूला क्या होता है एल का? कॉस अल्फा, एम का कॉस बीटा, एन का कॉस गामा। आपको मैंने नोट में एक पॉइंट और लिखवा रखा कि if you have to show any vector to be equally inclined with the coordinate axis, then it is sufficient to show that its direction cosines are equal। मतलब L = M = N। ठीक है जी। तो ये आपके पास कंसेप्ट हो गए एक्सरसाइज नंबर 10.2 के। इसके बाद एक सेक्शन फार्मूला आपका और बचा है, क्योंकि 4 वाले बैच में यहीं तक ही आपको बताया था आज मैंने, तो इसी वजह से इसमें भी आपको यहीं तक बता रहा हूं। करना क्या है वो लिख लें। एक्सरसाइज नंबर 10.2 आज आप करेंगे विद एग्जांपल्स। एक्सरसाइज नंबर 10.2 विद एग्जांपल्स, ये आपका होमवर्क है जी आज का।